کہ माँ बाप अपनी औलाद के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी मुरादों के साथ लोग बेटे मांगते हैं, लेकिन बाप दुनिया का वाहिद शख्स होता है। लेकिन जब वो बेटा बाप का दुश्मन बन जाए, बाप की जान ले ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का वाक़या इंतहाई दिल खराश वाक़या है कि माँ बाप अपनी औलाद के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, उनको बड़ी मुश्किल से पालते हैं, बड़ी मुरादों के साथ लोग बेटे मांगते हैं और इस उम्मीद के साथ बेटे मांगते हैं कि उनकी नस्ल आगे चढ़ेगी, उनका बेटा उनका बाजू बनेगा। माँ बाप एक ऐसी नेमत है जिसका दुनिया में कोई नेमुल बदल नहीं हो सकता। बाप जो है वो ख़ास करके माँ उसके कदमों के नीचे जन्नत है, तो बाप जन्नत का दरवाज़ा है। और बाप असल में अपने बच्चों के लिए छतरी होता है जो हर वक्त खुद भूखा रहता है, लेकिन ये ज़रूर सोचता रहता है हर वक्त कि उसके बच्चे अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छे स्कूलों में पढ़ें, उनका माहौल अच्छा हो, उसके बच्चे एक अच्छी सोसाइटी में सर्वाइव करें, बच्चा उनका तरक्की करे। बाप दुनिया का वाहिद शख्स होता है जो जेलस नहीं होता, हसद नहीं करता। इंसान जब तरक्की करता है तो उसके भाई, उसकी बहनें, उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त हसद करना शुरू कर देते हैं जब वो तरक्की के मनाजिल तय करता है। लेकिन बाप दुनिया का वाहिद शख्स होता है जिसकी ये ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा उससे भी ज़्यादा तरक्की करे और उससे भी ज़्यादा आगे जाए। लेकिन जब वो बेटा बाप का दुश्मन बन जाए, बाप की जान ले ले, तो क्या रह जाता है इस बात का मकसद? मेरे पास अल्फाज नहीं है। तो क्या ज़िंदगी का मज़ा रह जाता है कि जिसको आप सारी ज़िंदगी पालो पोसो, जिसकी हर तकलीफ़ आप बर्दाश्त करो, जिसकी गर्म हवाएं आप लो, उसको ठंडी हवाएं आप दो, वही बेटा अगर आपका दुश्मन बन जाए, वही बेटा आपको मारने पे उतर आए, तो क्या ज़िंदगी का मकसद रह जाता है? ज़िंदगी का क्या मज़ा रह जाता है जब बेटा ही बाप का कातिल निकले। आज की कहानी कोट लद्दा का एक इलाका है। आप गुजरांवाला से हाफसाबाद रोड पर जाते हैं तो कोट लद्दा गुजरांवाला का आखिरी पुलिस स्टेशन है, उसके आगे हाफिजाबाद डिस्ट्रिक्ट शुरू हो जाता है। जब कोट लद्दा की हुदूद शुरू होती है तो कोट लद्दा का एक इलाका है कोट लाला। कोट लाला में 16 मई को यानी 9 मई के वाकया के कुछ दिन बाद ही एक वाकया पेश आ गया कि वहां पर एक मवेशियों के डेरे के ऊपर एक तारिक नामी शख्स जिसकी उम्र 51-52 साल के करीब थी, उसकी लाश मिली और उसके सर में किसी ने गोली मारी हुई थी। ये ऐसे हालात थे जब मुल्क में 9 मई का दौरा था। पुलिस हर जगह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को पकड़ रही थी, उन लोगों को पकड़ रही थी जो हल्ला गुल्ला में शामिल थे, उन लोगों को पकड़ रही थी जिन्होंने गुजरांवाला कैंट के ऊपर हमला किया। यानी गुजरांवाला की पुलिस इंतहाई मसरूफ़ थी जिस दौरान ये वाक़या पेश आया। और उस वक़्त पुलिस ने जब इस मौके का मुआयना किया तो पुलिस हैरान रह गई कि इस हवेली के अंदर कोई शख्स कैसे आया, दरवाज़ा भी नहीं खुला, ताला भी नहीं टूटा, कोई अंदर शख्स आया और एक शख्स को, बूढ़े शख्स को जो बेज़रर है, जिसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, लेकिन एक मसला था तारिक के साथ। तारिक का लोगों के साथ लेन देन का मामला था, वो ज़िम्मेदार था, लेकिन इसके बावजूद भी वो मकरूज़ था। उसने अपने एक बेटे को बैरून मुल्क खलीजी रियासतों में भेजा था, जो वहाँ पर 8-9 साल रह कर आया था। जिस बच्चे का नाम अबू बकर है, वो बच्चा 8-9 साल रह कर आया था और घर में आते ही उसने ये, पहले भी उसने कुछ नहीं कमाया था, आगे उसने ये फरमाइश शुरू कर दी कि उसे यूरोप में भेजा जाए, वहाँ पर जाके वो अच्छे पैसे कमा सकता है। तो बाप ने उसको 8 लाख रुपया कर्जा लेकर दे दिया कि तुम एजेंट से रब्ता करो। उसने कहा जी मेरा एजेंट से रब्ता हो गया है। अब उसने, तारिक के बेटे अबू बकर ने ये पैसे लेकर अयाशियों में उड़ाना शुरू कर दिए। सारे पैसे वो आहिस्ता आहिस्ता करके खा गया। अब साल गुजर चुका था, ना वो यूरोप जा रहा था। जिनके आपने कर्जे लिए थे, बाप ने किसी से 2 महीने का वादा किया था, किसी से 3 महीने का वादा किया था। लोग कर्जखार आके, कर्जदार जो हैं वो आकर तंग करते थे। बाप बेटे से रोज झगड़ता था कि तुम बाहर नहीं जा रहे, लोगों के पैसे तुमने किस एजेंट को दे दिए हैं, मुझे उस एजेंट से मिलाओ जो तुम्हारे 8 लाख लेकर बैठ गया है, तो हम उसके पैसे लेकर लोगों का कर्जा उतारते हैं। लेकिन दूसरी तरफ तारिक का बेटा अबू बकर, जो बाप की
डांट डपट से, रोज की डांट डपट से तंग था, बजाय इसके कि वो बाप का साथी बनता, कि लोगों से कर्ज लिया है, लोग उसके दरवाजे पर आते हैं, अब उनके पास ज़राए आमदन या ज़रिया रोज़गार सिवाय माल मवेशी के कुछ भी नहीं है, उसकी भी इतनी तादाद नहीं है कि घर के किचन के अलावा कुछ चल सके, कर्जा भी नहीं उतारा जा सकता। बाप का साथी बनता, किसी खलीजी रियासत में दोबारा चलता, बाप के कर्जा उतारने की कोशिश करता। उसने रोज़ बाप से लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया, और इस दौरान एक रात उसके बाप की लाश मिली हवेली के अंदर से। तो ये उसका जो दरमियान, 3 बेटे हैं तारिक के, ये जो अबू बकर है ये दरमियान वाले नंबर का है। इसने पुलिस को दरख्वास्त दी कि इसके बाप को नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। यानी बददियानती की इंतहा। न जाने कैसे इसको नींद आई होगी, जिस बाप ने इसको पाला, इसने उसके बाप के सर पे रख के गोली चलाकर बाप को मार दिया। अब ये जो गोली मारने का तरीका कार था, इससे वाज़ेह होता था कि ये डाकू तो है नहीं, क्योंकि डाकू सर पे चढ़ के गोलियां नहीं मारते। इस तरह का 2 तरह होता है, या आपकी खानदानी दुश्मनी है तो आप अपने दुश्मन को मारते हैं। खानदानी दुश्मनी के अंदर भी आपकी इतनी जुर्रत नहीं होती कि आप रात के आखिरी पहर में, रात 2 बजे के करीब हवेली में आए, और आपको ज़ाहिर है जब तक आपके पास मुखबरी नहीं होगी तो आप हवेली में कैसे घुस सकते हैं। दुश्मन की हवेली में, मुखालिफ की हवेली में जाकर आप उसके करीब जाके फायर मार नहीं सकते। अगर मारना भी हो तो आप दिन की रोशनी में मारते हैं, आप अपनी जान को खतरे में नहीं डालते। ज़्यादातर हमने पुरानी दुश्मनियों में देखा है कि लोग शूटर को इस्तेमाल करते हैं, खुद जाते ही नहीं हैं, खुद अपनी हाजिरी डलवाते हैं ऐसी जगह पर कि उनके ऊपर 109 के अलावा मुकदमा ना हो सको। लोग बाहर चले जाते हैं, लोग हज पे चले जाते हैं, लोग उम्रे पे चले जाते हैं, बैरून मुल्क चले जाते हैं, दूसरे शहर में चले जाते हैं, लोकेशनें चेंज कर देते हैं ताकि उनके ऊपर 302 के सेक्शन के तहत पर्चा ना हो। लेकिन वो जुर्रत ये नहीं करते कि वो आकर सर में गन रख कर गोली मारें, क्योंकि जब दुश्मन मारता है तो वो बहुत ज्यादा फायरिंग करता है। अगर वो खुद मारने आए, दूसरे को भी जब वो शूटर को बेचता है तो इसी बात के पैसे देता है कि तुमने उसको कत्ल करने के अलावा आना नहीं है वापस। इसलिए हम अक्सर वारदातों में देखते हैं कि शूटर सर पे चढ़ के मार रहा है, जब तक उसके कत्ल की तस्दीक नहीं हो जाती शूटर नहीं जाता। एक कहानी का रुख ये है। दूसरा रुख ये होता है कि जब कोई इंसान इस तरह मरता है तो फौरन ख्याल यह जाता है कि यह गैरत के नाम का कत्ल है। हम गैरत के नाम के कत्लों में देखते हैं कि लोगों के अंदर इतना गुस्सा होता है कि मरने वाले को मरने के बाद भी उसको गोलियां मारते रहते हैं, उनका गुस्सा कम नहीं होता। और उमूमन हम देखते हैं कि गैरत के कत्लों के अंदर, गैरत के इंतकाम के अंदर, हम जब किसी को कत्ल करते हैं तो वो ज़्यादातर हमने वारदातें देखी हैं, घर का कोई बेदी होता है, खातून आशना से मिली होती है, बंदा किसी से मिला होता है तो वो अपने बच्चों को मार देता है पसंद की शादी करने के लिए, खातून किसी के लिए भागने के लिए अपने दोस्त के जरिए कत्ल करवा देती है। अब 51 साल का बंदा है, ना ये गैरत के नाम का कत्ल लग रहा है, ना ये दुश्मनी लग रही है, ना ये डाकू इस तरह की वारदात करते हैं। क्योंकि डाकू अगर वारदात करते तो माल मवेशी उन्हें कहाँ लूट के लेके जाना था, वो तो गरीब आदमी था, उसके पास 2, 4, 5 हजार रुपया होना था। इसके लिए तो किसी की जान लेना कोई जरूरी नहीं है। पुलिस ने इस तफ्तीश को फैलाना शुरू कर दिया, लेकिन कहानी अभी उधर ही है। अबू बकर है तारिक का बेटा, ये थाने चला जाता है तो दरखास्त देता है कि मेरे बाप को नामालूम 2 अफराद ने कत्ल किया है। मैं जैसे एक FIR का मतन होता है, मैं छत पे खड़ा था, मैंने रोशनी से देखा कि मेरी हवेली से आवाज़ फायरिंग आ रही है, तो मैंने ये तो ना देख सका कि मेरे बाप को किसने मारा है, लेकिन मैंने 2 नामालूम अफराद को देखा है। एक शख्स के दोनों के पास बंदूकें थी, दोनों फायरिंग करते हुए भाग निकले। ये इसने दरखास्त तैयार की, लेकिन इस दौरान इसका चचा जो कोट लाला का रहने वाला इफ्तिखार, वो मौके पर आ जाता है। वो कहता है नहीं हो सकता है कि दुश्मनी का कत्ल हो सकता है ये गैरत का कत्ल हो, तो मेरे भतीजे छोटे हैं, इस केस का मुद्दई मैं बनता हूं कि कल अगर दुश्मनी करनी पड़े तो मैं उसको भुगत सकता हूं। मेरा भाई मर गया है, बच्चे भी छोटे हैं, 25, 26 साल, 27 साल तक इनकी उम्रें हैं, तो ये अपना रोजगार कमाएंगे कि दुश्मनी लेंगे। मेरी उम्र 48 साल 47 साल के करीब है, तो मैं अपनी गुजार चुका हूं। लिहाजा वो दरखास्त देकर इफ्तिखार ने मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस को जब ये कातिल ना मिला तो पुलिस ने जियो फेंसिंग की। जियो फेंसिंग का मतलब ये होता है कि आप उस रात वहां पर लाकर चेक करते हैं, एक फेंस बना लेते हैं जियोग्राफिकल, और चेक करते हैं कि उस रात किसका मोबाइल इस्तेमाल हुआ। जब चेक किया गया तो वो पुलिस हैरान हो गई कि इसके बेटे अबू बकर का मोबाइल इस्तेमाल हुआ है। फिर ये वो बच्चा था जिसका बाप से प्यार भी बहुत ज्यादा था। अब चूंकि 16 दिन 17 दिन गुजर चुके थे,
तो 25 दिन गुजर चुके थे, घर वालों को भी शक होना शुरू हो गया कि इसकी हरकतें ऐसी हैं कि इसको तकलीफ ही नहीं है। इसने घर में माल के बंटवारे का किस्सा शुरू कर दिया, इसने कहना शुरू कर दिया मेरा हिस्सा दें, मुझे ये करें वो करें, बजाय इसके कि बाप के कर्जे उतारे। तो ये मशकूक हो चुका था। ऐसे में पुलिस को जब इसकी कॉल ट्रेस हुई तो पुलिस ने इसको पकड़ा, तो इसने सारी कहानी उगल दी। इसने बताया कि ये भाइयों को भी मारने वाला था, ये सारी जायदाद हथियाना चाहता था, ये बाप के कर्जे का जिम्मेदार नहीं बनना चाहता था। इसने सोचा एक तो 9 लाख से जान छूटेगी, दूसरा जितनी भी हवेली है, माल मवेशी है, मैं भाइयों में ताकतवर भी मैं हूँ, साहिब हैसियत भी थोड़ा बहुत मैं हूँ, तो मैं बाप की सारी जायदाद को हथिया लूँगा। लेकिन कहते हैं ना कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, बहता है तो जम जाता है। ये एक ऐसा खून था जो खून नाहक था, क्योंकि कातिल जो है वो बेटा था, और तकदीर इस तरह के कातिल को कभी नहीं माफ़ करती, क्योंकि बाप के रिश्ते का बड़ा तकद्दुस है। यही वजह है कि टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में यह पकड़ा गया है। इसने इकबाल जुर्म भी कर लिया है, लेकिन हैरान हूँ कि ज़रा भी ये शर्मिंदा नहीं है। पुलिस इसको बड़ी कामयाबी करार दे रही है, और यकीनन ये कामयाबी भी है कि कातिल पकड़ा गया है। लेकिन हकीकत में ये हमारे मुआशरे की नाकामी है कि अगर बेटा जो बाप का बाजू होता है, जो बाप की सिक्योरिटी होता है, अगर वही बाप को मार देगा तो मुआशरे में सुकून कैसे आएगा, ये मुआशरा सस्टेन कैसे करेगा, मुआशरा कायम कैसे रहेगा, कैसे हम एक कौम, एक उम्मत और एक सोसाइटी और एक घराना बन सकेंगे अगर घर का बेदी ही लंका को इस तरह ढा देगा।